गुड इवनिंग स्वप्निल। क्या हाल चाल है भाई स्वप्निल आपका? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? प्रणाम देव। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, रुद्र प्रणाम। मैं पंचुअल होने की कोशिश करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सुखप्रीत, आराधना, यश, सैज, चिराग, कुशल, स्वप्निल, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बाकी जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ। आप लोग बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कुछ शुरू कर दिए कि नहीं तुम लोग, या टेंथ के मोड में ही हो अभी? धीरे धीरे पढ़ाई थोड़ा सा अपने ऊपर, अब धीरे धीरे अपने ऊपर जो है थोड़ा सा बोझ डालना शुरू करो। टेंथ क्लास वाला काम नहीं चलेगा, है ना? अभी एक साथ नहीं, धीरे धीरे। ठीक है, शुरू करो। ठीक है। और जो है डीपीपी करना शुरू कर दिए। कल आप लोगों को काफ़ी सारे होमवर्क दिया था स्लाइड में। स्लाइड का होमवर्क मिला था सभी बच्चों को, ट्राई किया सबने? सभी बच्चों ने स्लाइड का होमवर्क ट्राई किया कि नहीं? टेंथ का मूड अब बंद करो। धीरे धीरे पढ़ाई की ओर अब देखो। 2 साल तक तपस्या, समझो तुम हिमालय पे जा रहे हो तपस्या करने। अरे स्लाइड चेक कर लिया करो मेरे भाई। एक बच्चा बोल रहा है कौन सा होमवर्क? अरे क्वेश्चन दिया था स्लाइड में, होमवर्क नहीं आया था क्या? ठीक है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने तो किया होगा यार, ट्राई तो किया होगा। ठीक है, चलो बता दिया करूंगा। चलो, जिससे नहीं किया कोई बात नहीं, जिन्होंने किया वो अपना आंसर मैच करेंगे। फटाफट तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेके। जल्दी से तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर चाहिए, जल्दी बताओ। अच्छा, तुम कॉलेज में पढ़ते हो? कौन है यार कॉलेज में पढ़ता है अभी से? अच्छा, इंटर कॉलेज, 11th 12th को कॉलेज भी बोलते हैं कई जगह पे। अच्छा। यश, 24 बच्चे ने आंसर चिपका दिया है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने आंसर चिपका दिया है भाई 24। तो देख लेते हैं उन बच्चों का आंसर सही है कि गलत। सीधे सीधे डॉट लेना है मेरे भाई। तो डॉट लेने का मतलब आपको बताया गया था, ये आप आंख बंद करके करने वाला सवाल है तुम्हारे लिए। वो आप लिखने वाले हो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। जिन बच्चों ने किया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ अभी कर लेंगे। बट स्लाइड स्लाइड में होमवर्क आप, ठीक है मैं बता दिया करूंगा, बट आप एक बार स्लाइड जो है क्लास नोट्स देख लिया करो। नोट्स तो बनाते होगे ना क्या, साथ साथ में बनाते हो क्या? तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो यहां पर i.i, मैंने क्या कहा था, लाइक टर्म 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, और i.i बताया था ना, केवल लाइक यूनिट वेक्टर जो है उनके कोविशेंट्स बस मल्टीप्लाई होते हैं विद साइन। तो कर दो। तो 3 × 2 6, और -3 × 2 -6, और -4 × -6 कितना हो जाएगा, +24। बोलो भाई। तो बिल्कुल सही जवाब दिया था बहुत बच्चों ने। 24 इसका आंसर होगा, सीधा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर दिस मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। फटाफट आंसर दो। जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपने आंसर दो। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी ट्राई करके आंसर दो। जिन्होंने किया है उनका एक बार आंसर चेक हो जाएगा। ये तेजस, रजत, देव, इन सभी बच्चों ने लगता है अच्छे से डीपीपी ये स्लाइड के होमवर्क किया है, तुरंत आंसर चिपका रहे हैं।
6, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी ट्राई करिए। आई थिंक ये मुझे डिस्कस करना नहीं चाहिए, लेकिन आंसर चेक करने के लिए कर दे रहा हूँ। तो हमें बताना है कि एक वेक्टर हमारा जो है वो दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए इस वेक्टर को हम ए वेक्टर बोल देते हैं और इस वेक्टर को हम बी वेक्टर बोल देते हैं। और सभी बच्चे जानते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular, then a dot b क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ये सभी जानते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप का डॉट लोगे बी के साथ, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस एम के कैप इक्वल टू 0। तो करो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12 और 1 इंटू एम इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आएगी 6। तो ये भी सभी बच्चों ने लगभग जिन्होंने अटेम्प्ट किया था 6 सही आया उनका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था तुम लोगों का, 180 डिग्री। ओके, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। याद आ रहा है सभी बच्चों को। तो यहां से ए डॉट बी लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये पैरेलल वेक्टर हैं, आप इसको बिना किए भी कर सकते थे। कैसे, देखिए वेक्टर b को, सुनिए आपको मैं दो मेथड बता देता हूं, चलिए पहले सीधा मेथड बता देता हूं। तो यहां से आएगा ये मॉड ए हो जाएगा √3 और मॉड बी कितना हो जाएगा, देखो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर है ना, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा अपने पास 16। तो 16 का मतलब इधर 4, यही तो होगा। और जब इसका डॉट लोगे तो क्या आएगा बताओ, यहां पे -2 कितना आ रहा है यहां से देखो, -2 और यहां पे आया है -2, यही आ रहा है ना, देख लो एक बार। -2 -1 इंटू 2 -2 -1 -2 अपॉन में 4√3, यही आएगा। इसका जो मॉड होगा वो √3 होगा और इसका मॉड जो होगा 2 का क्यूब, एक मिनट, हाँ 2 का क्यूब होगा। तो अपने पास क्या आएगा, रुको ये गलत है, ये अपने पास हो जाएगा कितना 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर। तो 2 बाहर आएगा √3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 इंटू √3 तो 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये 6 आएगा, तो ये आएगा -6 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो आपको कॉस थीटा -1 मिलता है। तो कॉस थीटा अगर -1 है तो थीटा हो गया 180 डिग्री। तो ये भी बहुत बच्चों ने सही निकाला था, लेकिन आपको जरूरी नहीं था कि आप ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते थे। देखिए अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर कोई भी, एक और मेथड सीखिए, बट ये मेथड यहां के लिए केवल अप्लाई हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एक वेक्टर ए है उसको आप कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी कर देते हो, वेर लैम्डा इज ए कांस्टेंट, वेर लैम्डा इज ए कांस्टेंट, वो ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर किसी वेक्टर ए को आप लैम्डा टाइम्स बी कर देते हो
तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल ही तो हैं। तो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कुछ टाइम्स मतलब कुछ मैग्नीट्यूड वाइज है, डायरेक्शन तो वही है, ऐसा है, मतलब थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये ए है, इतना ए है और इतना बी है, तो ए के साथ बी कितना ज्यादा है, कुछ लैम्डा टाइम्स बी है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर इसी अप्रोच को यहां देखा जाए तो क्या मैं बी को कॉमन ले सकता हूं यार, बताओ? बी को कॉमन ले सकता हूं, बी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं -2। जैसे ही कॉमन लोगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आएगा, और इस वेक्टर को आप वेक्टर ए लिख सकते हो। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। मानते हो कि नहीं? वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए होगा। इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के ट्वाइस है। ठीक है, ले लीजिए भाई टाइम लिखने के लिए, ले लीजिए टाइम, ले लीजिए, नाराज मत होइए। प्रणव जी लिख लीजिए जो लिखना चाहते हैं। मुझे लगा कि आप लोग साथ साथ में कर रहे हैं, लिख लीजिए। देखिए अगर आपने अभी ज्वाइन किया है शिवांश तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन देखिए आपको ये जरूर कर लेना पड़ेगा जो आगे काइनेमेटिक्स है उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स और ये वेक्टर, ये दो काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, भले आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो उनके लेक्चर्स आप जल्दी से कवर अप कर लीजिए काइनेमेटिक्स शुरू होने से पहले, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अरे एंगल तो निकल गया ना मेरे भाई, एंगल निकल गया सेकंड से। देखो अगर आपने इसको वेक्टर बी को कुछ -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए इधर होगा और वेक्टर बी इधर होगा, और इससे 2 टाइम्स होगा, तो ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। तो एंगल निकल गया ना हमारे पास, एंगल निकल गया। और क्या हुआ? अगर ये ऐसा होता कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होते, ऐसे पैरेलल होते, तो यहां थीटा 0 हो जाता, निकल तो गया एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, वेक्टर में एक बस लास्ट टॉपिक बचा है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो मान लीजिए हमारे पास दो यूनिट वेक्टर हैं, लेट ए कैप एंड बी कैप बी टू यूनिट वेक्टर, और ये सभी बच्चे जानते हैं कि अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो बट ऑब्वियस है कि इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं भाई, बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, वो 1 के बराबर हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी कुछ बच्चों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो यूनिट वेक्टर का सम हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो हमें उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो आप क्या बोलते थे यार, सम का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट बोलते थे ऐसे, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा एक R1 वेक्टर, तो यहां पर एक है R2 वेक्टर जो इनके डिफरेंस को बता रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही तो बोलते थे डिफरेंस। तो आप ये बताओ कि अगर एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी था और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आपको पता है बताया था पैरेललोग्राम, यहां से आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते थे और इनका जो रिजल्टेंट आता था यही तो R1 होता था यार। ठीक है, तो इस R1 वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है तो इसका मैग्नीट्यूड मिल जाता था। बोलो, तो यहां से आप R1 को क्या लिख सकते हो, R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ए बी और आर
तीनों 1 दिए हैं, आप देखिए। देन लिखा है ना कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट आया है R1 वो भी अपना क्या है 1 है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A भी 1 है, B भी 1 है, तो यहां से आप एंगल निकाल लोगे भाई, कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो। तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख सकते हो, बोलिएगा। तो यहां से अपने पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, यही तो आएगा भाई। तो जब कॉस थीटा -1/2 है तो आप लोग सब लोग समझते हो कि ये -120 डिग्री होगा, -120 डिग्री। तो अगर हमें एंगल मिल गया -120 नहीं सॉरी, मतलब 120 डिग्री, तो यहां पे अगर ये एंगल मिल गया तो रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस की बात करो, तो डिफरेंस क्या करते हो, ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, बोलो। तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B अगर करना चाहोगे तो B का ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे लिखोगे, ये वेक्टर A था, है ना, और वेक्टर B के अपोजिट होगा, ये माइनस वेक्टर B होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर कहीं होगा, जिसको आपने R2 नाम दिया है, बोलो। तो इनका मैग्नीट्यूड हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, तो R2 मॉड क्या लिखोगे। अब मुझे ये बता दो कि ये एंगल थीटा दिया हुआ था यार, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ये सबको याद आ रहा है। तो ये एंगल अगर थीटा, वो अलग बात है कि हमने थीटा एक्यूट माना है, बट ये अपना 120 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपने पास क्या हुआ कि ये 120 डिग्री है, हमने अपने आप वो आ जाएगा, R2 होगा पाई माइनस थीटा, तो R2 क्या लिखेंगे, अंडर रूट, अच्छा पाई माइनस थीटा क्या होगा 60 डिग्री, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा, मैं यही लिख देता हूं 60 डिग्री। और A B और R2 फिर से 1 दिया है, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड लिखा है ना, देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है डिफरेंस का, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा मॉड R2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 इज योर 1/2, ये कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा √2, तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो √2 आएगा, यही आ रहा था आप लोगों का। या टाइप ऑफ वेक्टर सूर्यांश बता चुका हूं, कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके बाद से नल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, सब बता चुका हूं। ठीक है, सॉरी √3, यस √3 आएगा, ठीक है, ये 1 है ना तो √3 आएगा। मैं कमेंट पढ़ने लगता हूं तो ध्यान इधर उधर हो ही जाता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये √3 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों। यार DPP4 आपको नहीं आ रहा है क्या, तो आपको ठीक है, आप अभी ट्राई कर लीजिए, सॉल्यूशन भी अपलोड होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, DPP4 डिस्कस हो जाएगा। DPP4 किसका है, DPP4 वेक्टर का ही होगा ना, डिस्कस कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर A प्लस 2 टाइम्स वेक्टर B, फिर बीच में ये डॉट लगा हुआ है, 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर इक्वल टू दैट मच। इसमें लिखना चाहिए इनको कि थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, मैं दे रहा हूं। तो कर लेंगे सभी लोग। DPP4 अभी अपलोड ही नहीं हुआ और भाई को डाउट भी हो गया, मौज लेते हो यार तुम लोग, बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पे अब अपने पास क्या हो जाएगा, इसको आप करना चाहते हो, पढ़ाई में ध्यान दो यार, पहले इतने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अगर आपने केवल क्लास के क्वेश्चंस कर लिए, केवल क्लास के क्वेश्चन, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। तो अब यहां से इनका डॉट ले लो। तो सभी लोगों को पता है कि दो पैरेलल वेक्टर ए डॉट ए क्या होगा यार, वो ए ही होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी क्या होगा यहां पर, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यही चीज आने वाली है, इसको करो। आई थिंक ये सभी बच्चों को होमवर्क में कर लेना चाहिए था, इतनी मेहनत तो करना सीखो धीरे धीरे। तो ए को हम ए से कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2a डॉट ए, तो ऐसे लिखोगे, मैं ओपन कर रहा हूं देखो, ए डॉट ए ऐसे लिखोगे। फिर ए को इससे के साथ क्या हो जाएगा, -3, ये हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, बोलो भाई। फिर प्लस 2b, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4, और बी डॉट ए, बी डॉट ए, ठीक है। उसके बाद देखो -3 इंटू 2 -6, और बी डॉट बी, बी डॉट बी, यहां तक आ गए। अब निकालो, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस 0, दो पैरेलल वेक्टर, ए वेक्टर भी है और ए वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो ए कॉस 0, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 3ab कॉस थीटा, बोलो भाई, 3ab कॉस थीटा प्लस 4। अब बोलोगे सर bA का क्या होगा, देखिए bA के लिए चाहे आप AB बोलो या फिर BA बोलो, दोनों सेम ही होगा। A डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, दोनों में आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपकी होल्ड्स ट्रू होती है, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि बी डॉट ए बी क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, और फिर -6 बी स्क्वायर, बी डॉट बी जी, ठीक है। तो अब आप प्रूफ कर लीजिए, यहां से अपने आप आ जाएगा, क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस ये माइनस और ये 4, तो प्लस ए बी कॉस थीटा -6 बी स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव हो जाता है, यही प्रूफ करना था आपको। क्लियर है सभी बच्चों को, आगे बढ़े, देख लीजिए ध्यान से, जिसको लिखना है लिख लीजिए, साथ साथ में करते जाइए। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए ध्यान से। चलिए वर्क डन का क्वेश्चन है, इस पे आते हैं अभी। एप्लीकेशन ऑफ, चलिए मैं यही बता देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कल मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था, आज एप्लीकेशन सीख लीजिए जो आपको वर्क पावर एनर्जी में काम आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो फिजिक्स में एक एप्लीकेशन सीखिए जो आगे आप वर्क पावर में पढ़ेंगे। आप किसी फोर्स का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये नहीं करना था बिल्कुल, मैंने होमवर्क उस पर लिखा नहीं था, इसीलिए नहीं लिखा था, अभी बताता हूं। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आप देखिए जरा, इसको थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, इतना तो आप लोग बचपन में पढ़ के आए हो, और नहीं भी पढ़े हो तो यहां पढ़ लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है। अरे ये ऊपर उड़ गया रे, धरती छोड़ रहा है ये। तो यहां पर ये आपने इनको क्या किया, F4 से कोई स्ट्रिंग बांधा हुआ है, आपने इसको F4 से पुल किया है, ठीक है। F4 से क्या किया है इसको, F4 कांस्टेंट फोर्स है ये, आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है और इसको पुल किया है, और ये एंगल है अपना थीटा। ये m मास का ब्लॉक है, यहां पे रखा हुआ है किसी स्मूथ सरफेस पे। अब मान लो तुमने यहां से इसको खींचना शुरू किया,
और हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं खींच रहे हो कि आप इसको ग्राउंड से छुड़वा दे रहे हो, ग्राउंड से ये हमेशा कांटेक्ट में रहता है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड से हमेशा ये कांटेक्ट में, से कोई बॉक्स है, ठीक है, आपने बचपन में जब चलना शुरू किए होगे तो गाड़ी को खींचते हुए ले जा रहे होगे, तो वही वाली कहानी है। तो यहां पर अपने पास ये स्मूथ है, यहां से आप क्या कर रहे हो, इसको खींच रहे हो और खींच कर किसी एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दे रहे हो, इसको आप खींचकर कहीं एक्स डिस्टेंस तक यहां पे ले आए, ठीक है, आप इसको यहां पर ले आ रहे हो, एस डिस्टेंस आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, और ये कांस्टेंट फोर्स है तो आप उसी डायरेक्शन में खींच रहे हो उसी वैल्यू से, तो ये अपनी वैल्यू नहीं चेंज है ना, फोर्स ऐसे ही पैरेलल ही लगता रहेगा, ऐसे ही खींचे जा रहे हो। अब आप कंपोनेंट लेना सीख चुके हो सभी बच्चे, कल ही आपने पढ़ा था। अगर इस एफ का कंपोनेंट लोगे, है ना, इस फोर्स का कंपोनेंट लोगे, तो एक कंपोनेंट आपका किधर आएगा, एक कंपोनेंट किधर आएगा, इस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, और एक कंपोनेंट आएगा इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, बोलोगे, है ना। तो क्या आएगा बताओ, ये जो कंपोनेंट है थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या बताया था, क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, एफ अपोजिट वाला क्या होता है, एफ साइन थीटा, बोलो। तो आप मुझे बताओ कि यहां से अगर मैं बोलूंगा कि इसने, इतना तो सभी बच्चे जानते होंगे कि वर्क आप लिखते थे, बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चलो ये भी याद होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे मुझे बताओ कि इस फोर्स का जो ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, इसके अलोंग तो बॉडी एस डिस्प्लेस कर रही है, बट ये जो एफ साइन थीटा है, इसके अलोंग क्या बॉडी ऊपर उठ रही है, क्या बॉडी ऊपर डिस्प्लेस हो रही है क्या, बताओ, नहीं। तो जब बॉडी ऊपर डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो ये हमारा कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यहां पे वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्क डन बाय एफ जो होगा वो होगा वर्क डन बाय ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कोई वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है, कितना मिलता है भाई, एफ कॉस थीटा के अलोंग में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एस। अगर आप इसको एक वेक्टर मानते हो एफ और एस को, तो अभी तुम्हें चमक गया कि आप अगर एफ और एस को वेक्टर लिखते हो तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है यार, ये चमक गया कि नहीं, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो आप इसको एफ एस ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखते हो, तो उसी तरीके से इसको एफ डॉट एस लिख सकते थे। तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखा कि अच्छा सर ये डॉट प्रोडक्ट जो है से हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी फोर्स का, अगर कोई फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है और कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है और फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में पता है, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, सीधे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो मुझे उस फोर्स का वर्क डन मिल जाएगा। इसका वर्क डन जीरो क्यों होगा, समझ गए, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो जीरो आएगा, एंगल 90 है। और ये भी आप ऐसे बोल सकते हो, या एफ साइन थीटा का इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, इसीलिए इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। तो आपने एक नई चीज सीखी कि अगर हमें फोर्स वेक्टर पता है और हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो है डॉट ले लेंगे, ठीक है, उसका हम अगर डॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, उसका वर्क डन आएगा। तो इसका मैं आपको, ये तो मैंने बहुत सिंपल बताया, अब इसी का एक जनरल रिजल्ट देखिए, इसको और मैं जनरलाइज कर रहा हूं 3 डायमेंशनल स्पेस में। मान लीजिए एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, मतलब उसकी उस एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, ये y है और ये x है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक पार्टिकल है यहाँ पे p, इसको आपने कोई f फोर्स लगाया है तो वो कांस्टेंट फोर्स, बट वो चेंज कैसे हो रहा है, एफ एक्स आई कैप चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 3 डायमेंशनल है,
देख रहे हैं आप, वेक्टर से समझ रहे हैं कि इसका आई कोफिशिएंट है एफ एक्स, इसका जे कोफिशिएंट है एफ वाई और के कोफिशिएंट है एफ जेड। इस फोर्स के वजह से ये पार्टिकल कुछ मान लीजिए ऐसे डिस्प्लेस होके यहां पर आ गया, ऐसे डिस्प्लेस होके यहां पर आ गया, ये पार्टिकल पी जो है यहां पर आ गया क्यू पॉइंट पे। तो इसने कितने का डिस्प्लेसमेंट लिया, बताओ कितने का डिस्प्लेसमेंट लिया? बहुत आसानी से निकाल सकते हो, मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी सिखाया है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है। चलिए मैं कोऑर्डिनेट तो दे दूं पहले। एक्स का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1। तो ये पार्टिकल जब p पे था तो इस कोऑर्डिनेट पे था, जब q पे आ गया तो ये आ गया x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो क्या आप इस फोर्स के वजह से जो ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों दिखाई नहीं दे रहा भाई? क्या हो गया ऐसा? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या सिखाया था? इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर पोजीशन वेक्टर होगा तो जहां से बोलेगा उसको लोकेट करो, वहां से ज्वाइन करोगे। तो ओ से बोलोगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये ओपी और ओक्यू, उसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जरूरत है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे क्या लिखा जाएगा? सभी बच्चों को पता है ये वेक्टर सभी लोग लिख सकते हैं। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू वेक्टर। क्या होगा? फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप। तो ये आप देखिए वेक्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। मानते हो? तो अब आप इसका सीधे सीधे वर्क डन लिख सकते हो कि इस फोर्स ने, थ्री डायमेंशनल फोर्स ने इसको थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं मूव कराया, तो इसने कितना वर्क कर दिया। तो इनका क्या लेने का है? डॉट एफ डॉट एस, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। क्या होगा? एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो यहां से जब लोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। एफ एक्स आई क्या कोफिशिएंट, एफ एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस एफ वाई y2 माइनस y1 और प्लस एफ जेड z2 माइनस z1। समझ गए? तो ये किस डायरेक्शन का वर्क है? इतना वर्क x डायरेक्शन में हुआ है, वर्क इन x डायरेक्शन। ये है वर्क इन y डायरेक्शन, ये है वर्क इन z डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा? एफ एक्स x2 माइनस x1 और y एफ वाई y2 माइनस y1 प्लस एफ जेड z2 माइनस z1, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर वर्क डन। तो आप किसी भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, सिंपली क्या करके? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फोर्स वेक्टर से क्या करके? बोलो, डॉट लेकर। ठीक है, तो ये आप वर्क पावर एनर्जी में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर की क्या जरूरत है भाई? हमें यूनिट वेक्टर की क्या जरूरत है? हम क्या, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि W इक्वल टू एफ डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर को नहीं। लास्ट स्लाइड में क्या देखना चाह रहे हैं आप? लीजिए, देख लीजिए। आई कैप जे कैप, एक भाई बोल रहा है, उस भाई का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, स्टिकर के पीछे छुपा हुआ है। वो बहुत ही तारा, मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे तारे जमीन पे हैं कि मैं, हेलो नाम है उसका, वाह क्या नाम है पता नहीं। वो कह रहा है कि ये आई कैप जे कैप के कैप कहा गया, मतलब मैं कल से क्या बता रहा हूं तुम्हें यार, डॉट प्रोडक्ट में कहां से आई कैप जे कैप के कैप आएगा यार? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे ऐसे लोगों को इग्नोर मारना पड़ेगा सही में, उससे उन बच्चों का टाइम बहुत खराब होता है जो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो ऐसे लोगों का मतलब कमेंट मुझे इग्नोर करना पड़ेगा मजबूरी में। यार कुछ नहीं पढ़ते हो क्या, एकदम से ऐसे ही उठ के आ जाते हो मुंह उठा के। कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो है, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आई कैप जे कैप के कैप। सॉरी भाई, हाँ आप नहीं हो, सॉरी आपका नाम नहीं, कोई और था वो, ठीक है। आई कैप जे कैप और के कैप कहाँ गायब हो गया ये पूछ रहा है वो। वे यार गजब आदमी हो यार तुम। तो ये बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। अब ये क्वेश्चन चिपकाइए, जल्दी से चिपका दीजिए और इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए यार। अगर आप लोग एकदम तसल्ली से यहां मन खुश होके पढ़ोगे ना, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे भी बहुत कम पढ़ने की जरूरत है। बस हाँ, जो बताया जा रहा है उसको रिटेन करने के लिए रिवाइज करना तो जरूरी है और होमवर्क करना जरूरी है। अबे जेई मेंस के लिए इतनी तैयारी नहीं हो रही मेरे भाई, क्यों बदनाम कर रहे हो अपने आप को, इतना क्यों छोटा समझ रहे हो। आप अभी से, मैंने कहा था आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर अभी बहुत कैलिबर है। अभी तो आप 11th के बच्चे हो, आप 12th में होते तो मैं बोलता कि हाँ आप जेई मेंस की कर लो, अब नहीं हो पाएगा। अभी तो आप कुछ भी कर सकते हो, अभी से ये जेई मेंस क्यों सोच रहे हो यार, जेई एडवांस सोचो। 12 आंसर आ गया कुछ बच्चों का, एक ने दिया है आंसर 12। और लोग भी बताइए, जल्दी से आंसर सॉल्व करिए। बारह 13 सब अपना लकी नंबर लिखने लग रहा है, 11 भी लिखना शुरू हो गया। सीरीज बना रहे हो, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग थोड़े पूछा है मेरे भाई। 12 11 अब 9 बचा है, 10 8 9 लिखते जाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से पढ़ के करो, एक ही वर्क डन होगा ना। एक ने बोला नहीं सर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं बनाएंगे, 12.5 भी लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब मेरे चीता जो है ना, सारे चीते बैठे हैं यहाँ पे, बट सभी चीते अभी जो है, ये देखो क्या लिख रहा है 1456। रजनीश भाई तो एकदम चीता नहीं शेर है। 1456 लिख दिया अपना। क्या है ये, तुम्हारा गाड़ी का नंबर है क्या, स्कूटी का नंबर है क्या, उसके आगे लिख दो कहाँ के हो, यूपी 32 या जो भी, मतलब जहां के भी रहे हो। 1456 ये लिखा लड़के ने नंबर अपना। अबे मोबाइल नंबर तो ना दे रहे हो तुम अमित भाई। चलो चलो, मौज करने लगते हैं, मौज चाहिए तुम लोग को अभी से हैं। ज्यादा मौज नहीं करना अपने को, नहीं तो फिर मौज जो है ना, मजे में जो है, अभी मजा मजा चलेगा, बाद में सजा हो जाएगा। चलो देखो, ए बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से पढ़ना चाहिए। ए बॉडी इज कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। क्या चमका यहां से भाई, यहां से क्या चमका कि ये बॉडी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ कि अपनी जो बॉडी है, कंस्ट्रेन का मतलब समझते हो, कंस्ट्रेन का मतलब उसको कुछ ऐसा बांधा गया है कि वो जेड एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर सकता है, उसके पास फ्रीडम नहीं है। ठीक है, उसके पास फ्रीडम नहीं है, वो जो है जेड एक्सिस के अबाउट ही क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो जेड एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा किस फोर्स से हो रहा है, इतने फोर्स लगाया जा रहा है। तो इतना फोर्स तुम इसको लगा रहे हो, कोई 3 डायमेंशनल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो मूव किधर कर रहा है बॉडी, केवल जेड एक्सिस के अलोंग। लिखा हुआ है ना देखो, अलोंग द जेड एक्सिस, तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम पॉजिटिव जेड एक्सिस ही मानेंगे। तो बॉडी जेड एक्सिस के अलोंग ही केवल मूव कर रहा है, ठीक बात है। और एक्स वाई जेड तो सभी बच्चे जानते हैं कि आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, इट इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब आपको बताना है वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। तो 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस है, तो ये भी तुम्हें बता दिया कि वो जेड एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 4। जेड एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ है, 4। तो क्या आप उस वेक्टर का, ये है अपना
4, और ये किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस। तो क्या आप इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लोगे इसको पढ़कर? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, और वो किस डायरेक्शन में, वो किस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग का यूनिट वेक्टर यही तो सिखाया गया था पहले ही लेक्चर में, ठीक है। तो 4k कैप बन गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप चीता बन जाओ, आपको कौन रोक सकता है आंसर लाने से। -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बस इसका डॉट ले लो, क्या हो जाएगा, f डॉट s क्या हो जाएगा, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 4k कैप। मानते हो? तो आप तुरंत बोलोगे सर ये तो ओरल था, क्योंकि यहां 4k कैप है, तो 4k कैप है मतलब और क्या लिख सकते हो। बहुत ऐसे मेरे चीते हैं जिनको ये भी नहीं समझ में आएगा, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे लिख सकता हूं। तो 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 2 0, और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा भाई, 12। तो आंसर 12 आएगा भाई। सबने अपने गाड़ी का नंबर बता दिया, मुझे मोबाइल का नंबर बता दिया, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बता देते अभी, जब अगर मैं रुका रहता तो वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ कुछ लोगों ने 12 दिया था, पहला जो आंसर आया था वो बच्चों का सही आया था 12, फिर लोगों ने 13 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, फिर गाड़ी का नंबर लिखा, फिर पता नहीं क्या क्या लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा कि उनका लिखा, पता नहीं किसका लिखा। तो 12j कैप, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा पिन कोड लिख रहे थे, उनका लिखा था, ओहो ठीक है। तो अरे अब एक बच्चा पूछा है सर कैसे पता चलेगा, यहां तो कुछ तुम लोगों को सोचना ही नहीं है, यहां तो तुम लोगों को सोचना ही नहीं है मेरे भाई। ये वर्क डन बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि डॉट लो, फोर्स लिखो और डिस्प्लेसमेंट लिखो और डॉट ले लो। तो ये तो सीधा सवाल था, इसमें क्यों नहीं सोच पाए। वर्क डन पूछा है तो वर्क डन का मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन कहां से आएगा, वर्क डन जो आएगा एफ डॉट एस से। और यहां पे ये बता रहे हैं कि बॉडी क्या कहां पे मूव कर रही है, केवल जेड एक्सिस में, और कितना मूव कर रही है, 4 मीटर, ठीक है। ठीक है, प्यार से क्वेश्चन पढ़ा करो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जब क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी। चलिए, तो बाकी बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो होपफुली समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए फिर दे रहा हूं, सोचिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री आप लोगों ने 10th में बहुत पढ़ी है, तो एक बार सोचिएगा पहले, फिर करेंगे। ये करिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता देना है आई कैप प्लस जे कैप का और आई माइनस जे कैप का। अरे यार क्यों परेशान हो, वेक्टर की डीपीपी अब शुरू कर सकते हो, बिल्कुल ये लास्ट ही था। अभी आपको बस एक जो छोटा सा है क्रॉस प्रोडक्ट बताना है, तो अब आप वेक्टर की डीपीपी कर सकते हैं शुरू। तो एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे एंड आई माइनस जे, ठीक है। और वेक्टर की डीपीपी में भी आपने देखा होगा कि बाइफरकेट है, आई थिंक एडिशन ऑफ वेक्टर अलग है, डॉट प्रोडक्ट की डीपीपी अलग है, ठीक है। तो आई थिंक कई बच्चों ने कर लिया होगा। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस along दिस एंड दिस। तो दो क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको R1 वेक्टर मान लेता हूं और इसको R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। तो यार ये तो बहुत आसान है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सभी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मॉड R1, क्या हो जाएगा यार, खुशी खुशी बता सकते हो। आई का कोविशेंट 1, जे का कोविशेंट 1, इसका अंडर रूट, तो सर ये तो √2 होगा, बिल्कुल सही बात। और R2 क्या था अपना, अच्छा इसका यूनिट वेक्टर पूछा है,
तो R1 कैप क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर अपॉन मॉड R1 कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से R2 क्या होगा, आई माइनस जे, मॉड R2 क्या होगा, वही 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। तो R2 कैप क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2, है ना, ये यूनिट वेक्टर इसका हो गया। तो ये दो पार्ट तो आपने कर लिए। थोड़ा सा अच्छा पार्ट इधर है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब आपको एक वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट लेना है किसकी डायरेक्शन में, आई प्लस जे और आई माइनस जे की, ठीक है। अब ये इन्होंने देखो एक काम गड़बड़ किया, ये नहीं बताया कि कौन सा कंपोनेंट लेना है। क्या इन्होंने लिखा है कि वेक्टर कंपोनेंट लेना है, क्या इन्होंने लिखा है क्या कि वेक्टर कंपोनेंट लेना है, नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो आप वेक्टर कंपोनेंट लेते, नहीं लिखा है तो आप सीधे सीधे जो है क्या करेंगे, कंपोनेंट का मतलब क्या बताया था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग, पहले इसके लिए कर लेते हैं एलोंग R1। तो क्या सिखाया है आप लोगों को, जिसका कंपोनेंट लेना है जिससे उसका डॉट लो, और जिस पर कंपोनेंट लेना है उसका मॉड लो, यही तो सिखाया है यार। बोलो, जिसका कंपोनेंट लेना है उसका दोनों के बीच का डॉट लो, और जिस पर कंपोनेंट लेना है उसका मॉड लो, ये है। लेकिन स्केलर मतलब इसका केवल मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा तो जिस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट ले रहे हो इस R1 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो इन्होंने, मैं दोनों निकाल देता हूं बट इन्होंने नहीं बोला है वेक्टर कंपोनेंट। ए डॉट आर, तो ए क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट लोगे आई कैप प्लस जे कैप से, ठीक है। और R1 के मॉड मतलब √2 से इसको क्या करोगे, डिवाइड। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 और इधर 3 अपॉन √2। तो आंसर हो जाएगा 5/√2। आई थिंक सभी बच्चों का यही आया होगा, है ना। 2 + 3 5/√2। बोलो भाई, बिल्कुल सही है। अगर कहीं आपसे पूछता वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग R1, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था। इस पूरे को, इस मैग्नीट्यूड को 5/√2 से को किससे और मल्टीप्लाई कर देते, जिसके लॉन्ग कंपोनेंट ले रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर से, R1 कैप से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास 5/√2 और R1 कैप अभी आपने निकाला था यूनिट वेक्टर, कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। तो ये हो जाएगा 5/2 आई कैप प्लस जे कैप, ये कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा, बार बार पॉज हो रहा है वीडियो, ऐसा क्यों भाई, बार बार पॉज हो रहा है, क्या सभी के साथ दिक्कत हो रही है या केवल रजत की दिक्कत है, ये अभिनव की? सभी बच्चों को वीडियो प्रॉपर आ रहा है भाई? ठीक है, चलिए। लैगिंग अगर हो रही है तो हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो आपके एंड से, बाकी बच्चों को तो आ रही है। अच्छा, और कुछ बच्चों को भी आ रही, तो इधर से भी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत कभी कभी, ठीक है। क्लियर है सभी को अब? चलिए, तो आप ये दूसरा पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आई माइनस जे वाला खुद कर लेंगे आई थिंक सभी बच्चे। अब एक मैंने कर दिया, आई माइनस जे में क्या होगा, आपको यहां पे R1 की जगह क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो आप कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और वेक्टर कंपोनेंट भी ले सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है भाई, आगे बढ़े। रजनीश भाई टेक टीम से बहुत परेशान है। अब टेक्निकल चीजें समझते ही हो यार, कुछ कुछ चीजें तो रहती हैं। परेशान मत हुआ करो तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, परेशान मत हुआ करो। इफ ये हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दिया हुआ है आपको।
देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी आर 5, 4 एंड 3 यूनिट, देन एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो हमें एंगल बिटवीन ए और सी बताना है। ट्राई किया था, जिन्होंने किया था ठीक है, जिन्होंने नहीं किया था एक बार कर लो। आप इसको देखकर इस पे जरा प्यार से देखो इसको। ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, तुम लोगों ने देखा होगा ट्रक के पीछे बहुत कभी कभी बढ़िया बढ़िया कोटेशन लिखे होते हैं, पढ़ के मजा आ जाता है। तो ट्रक के पीछे ये भी लिखा होता है ना, देखो मगर प्यार से। तो आप भी इसको देखो मगर प्यार से। जैसे ही आपने देखा इसको प्यार से तो आपको आंसर मिल गया। कुछ बच्चों ने प्यार से देख लिया, आंसर निकाल भी लिए। करते हैं जी, करते हैं। तो आप यहां पे a इक्वल टू बी प्लस सी है, तो आप अगर इसको इधर ले आओ तो क्या देखोगे, वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और इसको इधर ला रहे हो a को, तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू ए नल वेक्टर 0। मिलता है कि नहीं? आप a को इधर ले आओ तो इधर 0 आ जाएगा जैसे आप लिखते हो। तो इससे तुमको क्या चेक हुआ, क्या चेक हुआ तुम्हारा कि यार जो तुम लोग को मैंने बताया था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत बढ़िया भाई। ये कौन है बच्चा, इसने तुरंत पकड़ लिया, कुमकुम, वेरी गुड भाई। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से चमक जाए सबको तो मजा ही आ जाए। तो b प्लस सी, और ये माइनस वेक्टर है, इसका मतलब एक, इसको अगर 3 वेक्टर देखते हो तो ये तो आप लोग समझ गए कि 3 वेक्टर मिलके क्लोज पॉलीगन कैसा बना सकते हैं, ट्रायंगुलर पॉलीगन बना सकते हैं। तो अगर ये ट्रायंगुलर पॉलीगन होंगे तो ये क्या हो जाएंगे बताओ जल्दी। मैंने एन साइडेड पॉलीगन के लिए भी आपको करा रखा है कि इनके कंजुगेटिव साइड का जो वेक्टर सम है वो 0 होता है। तो अगर एक वेक्टर यहां पर b है और दूसरा वेक्टर c है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है हमारा, वेक्टर ये दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। तो एक तरीके से क्या दिया हुआ है, अगर आपका ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, और ये हुआ माइनस ए वेक्टर, हुआ कि नहीं? तभी तो वेक्टर b, वेक्टर c और ये माइनस वेक्टर a का सम 0 होगा। क्लोज पॉलीगन के एडजेसेंट साइड का वेक्टर सम 0। तो ये वेक्टर माइनस ए होगा क्योंकि इक्वल टू a दिया है, तो ये वेक्टर a हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे समझ गए कि सर ये तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना? तो ये, और नहीं, अभी तो ट्रायंगल बना रहा है, ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड होता है कि ये राइट एंगल है। देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है 5, तो ये, और b की दे रखी है 4 और c की 3। तो आप ये देख पा रहे हो कि पाइथागोरस को भी फॉलो कर रहे हैं। इससे तो ये पता चला, इससे ये पता चलेगा कि ये ट्रायंगल में है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल है। इससे ये पता चला कि दे आर एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इससे ये पता चला। और इनके मैग्नीट्यूड को देख के, क्योंकि भाई ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकते थे, ए बी और सी, तब भी तो ये 0 होता, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड को देख के पता चला कि ये कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको देखकर हमें ये पता चल रहा है। क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा होता है, अगर आप ध्यान से उस कोटेशन को फॉलो करो, देखो मगर प्यार से, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये जो अपने पास आ जाएगा वो हो जाएगा, पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना? तो साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने ये बना दिया b की वैल्यू। तो अब आप यहां पे एक तरीके से b 4 है, और ये अपने पास कितना है 3 है, और ये अपने पास कितना है 5 है। अब आप देख लो एंगल बिटवीन a एंड c वेक्टर पूछा था, ठीक है? तो अब थोड़ा वेक्टर का एंगल है तो थोड़ा आपको सचेत रहना पड़ेगा। वेक्टर a किधर है, ये वेक्टर a था, इधर है, ये वेक्टर b है, और ये उसके मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, और ये वेक्टर अपना c है। तो a और c के बीच का एंगल, इधर देखो, दोनों का हेड यहां पर कोइंसाइड कर रहा है, दिख रहा है?
तो मैंने कहा था आपको कि जब दोनों का हेड कोइंसाइड करे या दोनों का टेल कोइंसाइड करे तो एंगल सेम होगा। लेकिन कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि एक का हेड और दूसरे का टेल कर रहा है तो पाई माइनस थीटा होगा, इसका ध्यान रहे। तो खैर ये तो दोनों के हेड कोइंसाइड कर रहे हैं तो यही एंगल बिटवीन द वेक्टर भी होगा, या तो दोनों के टेल कोइंसाइड करें, बताया था, या दोनों के हेड कोइंसाइड करें तो भी एंगल अपना थीटा ही होगा। बस हेड और टेल नहीं कर रहे हैं, ये वाला केस जो बताया था आपको, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो ये तो खैर दोनों के हेड कोइंसाइड कर रहे हैं तो थीटा होगा। आप सीधे सीधे इसमें क्या लगा सकते हो, 3, 4, 5 ऑप्शन को देख लो, कॉस के टर्म्स में भी है और साइन के टर्म्स में भी। ये तो खैर होने से रहा, तो देख लीजिए कॉस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस थीटा हो जाएगा अपने पास 3/5। तो वहां से थीटा आएगा कॉस इनवर्स 3/5, मानते हो? तो कॉस इनवर्स 3/5। अगर साइन की बात करो तो साइन थीटा जो होगा वो 4/5 होगा, जबकि यहां पे 3/4 है, तो ये भी गलत है। कॉस इनवर्स 3/5 ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, सब लोग क्लियर हो? ए पार्ट आंसर होगा। तो ये बढ़िया सवाल था, पॉलीगन से आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए वेक्टर a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ए वेक्टर b विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a इज गिवन बाय। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है और आपको एक ए वेक्टर b विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, तो आपको बताना है कि b वेक्टर एक कैसा होगा इन चारों में जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। अरे बेटा रुद्र पढ़ लो यार, स्टोरी सुन के क्या करोगे, स्टोरी कभी सुनाएंगे फुर्सत में, अभी हमको पढ़ाई सीखना है, ठीक है? बहुत वैल्यूएबल टाइम अपना दे रहे हो। स्टोरी तो यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, अपनी आधा 15 मिनट पढ़ाते हैं और 40 मिनट अपनी स्टोरी सुनाते हैं, है ना? तो क्या मतलब है, आप पढ़ाई करो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, ए वेक्टर b विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a इज गिवन बाय। तो सीधे सीधे अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है तो इसका चेक करे कि हर ऑप्शन वाइज अगर चेक करना चाहे कि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ जीरो हो रहा है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ या इसके साथ, किसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा वही बी बन जाएगा। आई थिंक आंसर आ गया होगा। तो किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, पहले वाले से कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ए बी कॉमन हो जाएगा, इससे करोगे तो डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे, ए बी कॉमन ले लोगे और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो, आपके पास कितना हो जाएगा, हाँ तो ये नहीं, जीरो नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो दिख ही रहा है आप लोगों को। तो यहां से अब इसको करते हैं, तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस बी ए साइन थीटा, तो ये दिख गया, ये जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा? शायद समझ गए सब लोग, अरे समझ गए कि नहीं, इसका जीरो होगा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपना जीरो हो गया, तो यही परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अरे वेक्टर की डीपीपी नहीं मिली तो अपलोड हो जाएगी, ठीक है? एक भी डीपीपी अपलोड नहीं हुई अभी, अभी वेक्टर की एक भी डीपीपी अपलोड नहीं हुई क्या भाई? जरूर हुई होगी यार, नहीं हुई क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं हुई होगी तो हो जाएगी जल्दी ही। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस इन एक्स वाई प्लेन, ये तो तुम लोग कर दो मेरे भाई, जल्दी से जल्दी से कर दो और चीता बन जाओ। कितने चीते यहां बैठे हैं अभी पता चलेगा, जल्दी से करो।
क्वेश्चंस नोट करने का टाइम, अच्छा क्वेश्चन नोट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये आप इसको जो है ना, इसको आप जो है नोट्स जब अपलोड होंगे तो उससे आप क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। रूट 14 मतलब सी ऑप्शन। ओके, बहुत सारे चीते एक्टिव हो गए, उन्होंने आंसर तुरंत दे दिया, बहुत बढ़िया। और अच्छी बात यह है कि इस बार सभी चीते आंसर एक ही दे रहे हैं। अच्छा, कुछ आंसर डी भी दे रहे हैं। सर हम दूसरे जंगल के हैं ना, इसीलिए अलग है, ऐसा क्या? सी बी सब शुरू हो गए, फिर रूट 10 रूट 16 लो। अरे मेरे भाई, एक ही प्रोजेक्शन का एक ही आंसर होगा। ए भी आ गया, अब बचा कुछ नहीं है, मतलब अब बचा कुछ नहीं है, बचा ये है कि अब आंसर जो है इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल रहे हो सर सॉल्व कर दो आप डी जंगल से। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन एक्स वाई प्लेन हैज मैग्नीट्यूड। तो बच्चों देखो, ये थोड़ा गूगली वाला क्वेश्चन है। अभी तक मैंने तुम्हें, अब रुक जाओ, ठीक है, चैट करना बंद करो, इसको ध्यान से देखो। मैंने कहा था कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, आपसे जो प्रोजेक्शन पूछा है इस वेक्टर का, जो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, उसका एक्स वाई प्लेन में पूछा है। तो सभी बच्चों को ओरली पता है कि जो आई का कोफिशियंट है वो क्या बताया था तुम लोगों को, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस। याद आ रहा है सभी बच्चों को? तो जितनी भी छोटी छोटी बातें आपको शैडो से बताया था, है ना, तो ये आ जाएगा एक्स। इसीलिए मास्टर की बात सारी ध्यान रखनी चाहिए। प्रोजेक्शन कब काम आ जाए, मास्टर का हर एक वर्ड कब किस क्वेश्चन को क्रैक करने में काम आ जाए पता नहीं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर एलोंग वाई एक्सिस, उस समय लगता है कि अरे सर ये तो दिख ही रहा है, लेकिन फिर बाद में नहीं चमकता है। ये हो जाएगा क्योंकि बहुत बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया है, मतलब वो ये पकड़ नहीं पाए कि ना ही वो एक्स में पूछ रहा है, ना ही वो प्रोजेक्शन एक्स में पूछ रहा है, ना ही वो वाई में पूछ रहा है। ठीक है, ना ही वो एक्स में पूछ रहा है, ना ही वो वाई में पूछ रहा है, वो एक्स वाई प्लेन में पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर along z एक्सिस। आई थिंक सभी बच्चे अब क्लियर हैं कि हमें फिर इसका मतलब एक प्रोजेक्शन हमें इस वेक्टर का 3 यूनिट का मिलता है एक्स एक्सिस के अबाउट, और दूसरा हमें मिलता है जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इधर प्रोजेक्शन मिलता है वाई एक्सिस के अबाउट। तो एक्स वाई प्लेन में नेट प्रोजेक्शन क्या हो गया मेरे भाई, एक्स वाई प्लेन में नेट प्रोजेक्शन क्या हो गया, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो कितना होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 और 1 है, तो कितना हो जाएगा, √9 + 10 √10। तो आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी। समझ गए? अगर आपसे पूछता है कि प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये है प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस केवल, तो ये आंसर तब सही होता जब आपसे पूछता प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। समझ गए? आपसे पूछा है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन है 3 इधर है और 5 वाई इधर है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो इनका नेट जो आएगा रिजल्टेंट वो आएगा √10, तो आएगा आंसर डी। तो इसका आंसर होगा डी। शायद समझ गए सभी बच्चों? डी वाले सही थे। डी जंगल के जो चीते थे वो एक्चुअली चीते हैं। चलिए ये क्वेश्चन चिपकाइए। लो, अमरजीत अब उनका पेट भर गया, कह रहे हैं सर आज के लिए रहने दीजिए, अब मुझे बदहजमी हो रही है, मुझे इनो ढूंढना पड़ रहा है, मम्मी से बोला है इनो जल्दी से लेके आओ, है ना, इनो लेके आओ जल्दी से, नहीं तो अभी बदहजमी होने वाली है, सर ने कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन करा दिए। अरे क्वेश्चन करके तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए सर और
अभी एकदम भूख आपकी एकदम शांत नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए क्वेश्चन को देखकर कि हम भूखे हैं सर। ठीक है, मम्मी को मना करो जल्दी अमरजीत कि इनो वाली ग्लास जो है दूर ले जाए। बोल दिए हो क्या इनो के लिए विथ नींबू। चलो इधर देखो, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये तीन वेक्टर हैं दिख रहे हैं, इनका तुम्हें रिजल्टेंट बता देना है मेरे भाई। जल्दी करिए, बहुत सारे मेथड हैं इसके, मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगा। आप देखिए कौन से मेथड से क्या बताते हैं। डी डी सी सी, सी होगा, डी होगा, कुछ तो होगा ही। ठीक है, चलिए एक भाई दिमाग लगा रहा है, बाकी लोग इस पे नहीं जा रहे हैं। बाकी लोग सोच रहे हैं यार ऐसे ही कुछ होगा, कुछ ये थोड़ा भारी भरकम ऑप्शन लग रहा है, इसी को मारते हैं, है ना। तो गेस करना तो नहीं सीख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे तुम लोग ये भी वीडियो तो नहीं देख रहे हो साथ साथ में कि तुक्का कैसे लगाएं। आइए सीखें तुक्का कैसे लगाएं, ऐसा वीडियो तो नहीं देख रहे हो तुम लोग। बहुत सारे ऐसे महान हस्तियां हैं जो ऐसा बताती हैं कि सही तुक्का कैसे लगाएं, ऐसे भी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा तुक्का तो नहीं लगा रहे हो तुम लोग कि आइए सही तुक्का सीखें। देखिए मैं तुक्का नहीं लगाइए, ठीक है, मैं आपको उस, अगर जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसके लिए मैं जो है आपको एक सलाह देता हूं। संतोषी माँ का व्रत करो, शुक्रवार का दिन होता है, ठीक है, उस दिन व्रत करो, ठीक है, और 2 साल कर लो। कहीं आपकी संतोषी माँ खुश हो गई तो फिर आप जय संतोषी माँ करना और सीधे मारना, शायद सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जिनको रिजल्ट किसी ने बताया नहीं, लेकिन मोस्टली बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे 2R भी बता रहे हैं। चलिए अब करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर, आपको एक वेक्टर OA दिया है। पहला मेथड बता दूं, मैं 2 मेथड बताऊंगा इसके। पहला मेथड जो एक बच्चा सोच सकता था वो ये सोच सकता था, सर इसको x एक्सिस माने, इसको y एक्सिस माने। ठीक है, हमारे पास 3 वेक्टर हैं, तो सर आपने बताया था जो एक बेसिक, एक फंडामेंटल, एक बच्चा जो सोच सकता है, जो बच्चा बस लेक्चर फॉलो कर रहा है, वो ये सोच सकता था कि सर इसको x माने, इसको y माने। ठीक है, तो हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो सर इनको पहले वेक्टर फॉर्म में लिख दें। इन तीनों का रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, इन तीनों का रिजल्टेंट का मतलब हुआ OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। तो सर इसको पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिख तो दें। तो हमको वेक्टर लिखना आता है, जोड़ना आता है, I के कोफिशिएंट जोड़ देंगे, J के जोड़ देंगे और K के जोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये सर्कल है तो यहाँ 2 डायमेंशनली होगा। ठीक है, x और y होगा केवल, तो हम यहाँ पर x मान लेंगे इसको और ये y। तो सभी बच्चे ये बताओ कि ये 0,0 है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यार, 0,r। मतलब एक बच्चा जो सोच सकता है, बहुत बेसिक्स, और यहाँ पे क्या लिखेगा वो r,0। अच्छा, ये तुम लोगों को पोलर फॉर्म से बताया था, चमका, पोलर फॉर्म से चमका आप लोगों को। अच्छा, एक बच्चे ने और स्मार्टली सोचा है, उसने पैरेलल वेक्टर लिख दिया है। देखते हैं वो बच्चा अच्छा सोच रहा है। पहले मैं ये मेथड देखता हूं, O से B को देखता हूं। तो मैंने तुम लोगों को पोलर फॉर्म बताया था, याद करो, कि अगर ये r है, ये थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते थे तुम, r cos थीटा, r sin थीटा लिखते थे कि नहीं बताओ, r cos थीटा और r sin थीटा। तो यहां पर हो जाएगा r cos थीटा मतलब r cos 45 डिग्री मतलब r/√2, ये हो जाएगा r/√2। तो तुमने b के भी कोऑर्डिनेट लिख दिए। सर अब हम पूरा जो है OB, OA और OC वेक्टर लिखने के लिए तैयार हैं और उसका रिजल्टेंट लिखने के लिए तैयार है। लिख दीजिए। OA वेक्टर क्या लिखेंगे आप, r मॉडुलस है, y एक्सिस के अलोंग है, तो r j कैप। OB वेक्टर सर क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम r/√2, x एक्सिस के अलोंग है i कैप,
ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, यही तो एक्स है, और यही इसका क्या है, वाई है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पहले ओए और ओसी को सिंप्लीफाई करके, बहुत बढ़िया श्रेयांश, यही मैं दूसरा मेथड बताने वाला था जो स्मार्ट मेथड है, ओरली कर सकते थे। बहुत बढ़िया आपने सोच लिया, बहुत अच्छी बात। तो आर बाई रूट टू आई कैप प्लस आर बाई रूट टू जे कैप, ये अपना ओबी हो गया। और ओसी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर हो जाएगा आर आई कैप। बोलो अब इन तीनों वेक्टर का क्या ले लोगे, सम। तो आई वाले को एक साथ लिखो और जे वाले को एक साथ लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई का एक यहां दिखता है, एक आई यहां दिखता है, तो क्या होगा आर बाई रूट टू प्लस आर आई कैप, और यहां पे भी यही दिखता है प्लस आर बाई रूट टू जे कैप। बोलो भाई, अब इसका मॉड ले लो, मॉड पूछा है ना हमसे, रिजल्टेंट का मॉड है, देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो आर बाई रूट टू प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर बाई रूट टू प्लस आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से इसको बाहर ले जाओगे और यहां आएगा 1 + 1 मतलब रूट टू। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इधर आएगा, रूट टू प्लस 1, और ये रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो हमारा मॉड आर ये आ जाएगा। तो कुछ बच्चों ने डी दिया था, आंसर अपना सी है। जिन बच्चों ने सी दिया था उनका आंसर सही है, आर रूट टू प्लस 1। ठीक है, ठीक है। अब इसका एक और स्मार्ट मेथड था, बट वो मेथड इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ही एप्लीकेबल है, वो हर जगह नहीं लगा सकते। बट ये जो मैंने बताया ये जनरल है, ये अगर 30 डिग्री हो जाए और ये 60 डिग्री, तब ये जो मैं अनदर मेथड बता रहा हूं वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अगर आप ओसी और ओए को पकड़ो तो ये राइट एंगल है, ये आर है और ये भी आर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा यार, इनका रिजल्टेंट इधर क्या आएगा, रूट टू आर ही आएगा। और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 45 ही होगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि ओसी और ओ ए, इन दोनों वेक्टर, ओसी वेक्टर और ओ ए वेक्टर, इनका जब रिजल्टेंट लोगे तो ये राइट एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा। और अच्छी बात है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, टैन थीटा करो आर अपॉन आर, टैन थीटा करोगे तो क्या आएगा आर अपॉन आर मतलब 1। मतलब यहां पे इनका रिजल्टेंट का एंगल ओसी से कितना होगा, 45, और जो ओबी है वो भी 45 के लॉन्ग है। तो एक तरीके से आपको क्या मिला, ये जो वेक्टर है रूट टू आर और ये वेक्टर अपना आर वेक्टर, आर वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो रूट टू आर प्लस आर, ये रिजल्टेंट आप डायरेक्ट बोल सकते थे रूट टू प्लस 1 आर। तो ये मैं आपको सभी लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल इस एंगल के लिए क्यों वैलिड है। अगर ये 30 डिग्री होता और ये 40 मतलब 30 होता और ये मान लो 45 होता, तो आप समझ रहे हो, सॉरी मतलब ये 2r होता और ये r होता, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते। अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते तो क्या होता, ये एंगल 45 पे नहीं जाता, इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे नहीं जाता। और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे नहीं जाता तो वो ओबी के पैरेलल नहीं होता, तो आप उसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते थे। दो पैरेलल वेक्टर है उसको तो आप ऐड कर सकते हो, समझ गए। तो इसीलिए ये जो जनरल तरीका है ये आपको हमेशा काम आएगा। बट यहां थीटा 45 था, इसीलिए आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। ओनली फॉर दिस केस व्हेन योर ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल, तभी ऐसा होगा। रूट टू कैसे आया, कौन सा रूट टू, ये अरे आर स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट लो ना, परपेंडिकुलर है ना, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व नहीं करते हो क्या मेरे साथ, ये रूट टू आर ही तो आएगा, यही चीज तो लिख दिया है। रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं होता भाई, रिजल्टेंट का मतलब होता है वेक्टर, लेकिन उस रिजल्टेंट का भी अपना मॉड होगा ना, तो वो रिजल्टेंट जो आपने निकाला उसका केवल यहां मैग्नीट्यूड लिखा गया है। और आर से प्लस क्यों किया गया है, क्योंकि अभी अभी तो यही चीज तो तब से चिल्ला के समझा रहा हूं
कि OA और OC का जो रिजल्टेंट है वो √2r है और ये OB वेक्टर है, तो इन दोनों का एंगल 45 है, तो दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। तो आप दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो इनको इसका रिजल्टेंट OA और OC का रिजल्टेंट √2r जो r के पैरेलल है, तो जोड़ोगे ही ना। जैसे 2i कैप प्लस 3i कैप क्या लिखते हो, 5i कैप, ठीक है। 2i कैप प्लस 3i कैप कितना हो जाएगा, 3 + 2 5i कैप। तो वही चीज है यहाँ पे, r भी उस इधर है, √2r भी इधर है, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर दीजिए। हाँ, ये नहीं दिया था तो अभी करो ना, नहीं दिया था तो अभी करो। कंपोनेंट तो पढ़ाया हुआ है। गिवन टू वेक्टर दिस एंड दिस, एक वेक्टर ए है, ये 2 बार इक्वलिटी है, इसके लिए मत परेशान हुई है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है बी, वो ये है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर अपना बी है, और ये बोला जा रहा है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए और बी, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये मल्टी करेक्ट हो सकता है, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑप्शन वाइज आपको चेक करना होगा। पहले बोलता है कि मॉड ए कॉस थीटा, और यहां पे देखो यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो ए का बी के अलोंग कॉम्पोनेंट, और ऑब्वियसली इस ऑप्शन को देख के समझ में आता है कि कौन सा कॉम्पोनेंट है, ये वेक्टर कॉम्पोनेंट की बात कर रहा है। दिख रहा है ना सभी बच्चों को, ये वेक्टर कॉम्पोनेंट है, यहां पे यूनिट वेक्टर्स भी लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए आसान है, चेक कर लो, ए का बी के अलोंग आप वेक्टर कॉम्पोनेंट निकाल लो। तो वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्या लिखने वाले हो बताओ, ए डॉट बी अपॉन जिस पर कंपोनेंट लेते हैं उसके मॉड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मॉड भी हो गया। लेकिन हमें वेक्टर कंपोनेंट लेना है, तो ये आपने ले लिया इतना कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ले लिया, ये बी के डायरेक्शन में, तो बी के यूनिट वेक्टर से भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तब आएगा वेक्टर कंपोनेंट। तो करिए, ए डॉट बी कितना होगा भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 × 1 3 और 4 × 1 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, प्लस मॉड बी कितना हो जाएगा √2, और बी कैप कितना होगा। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन वाइज दिया है, वैल्यू नहीं ली है, सीधे सीधे मॉड ए कॉस थीटा लिखा है, मॉड ए कॉस थीटा लिखा है, ओके। और थीटा इज द एंगल बिटवीन ना, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं मॉड ए कॉस थीटा। तो ये वो डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो डायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करो तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, वो आपसे वैल्यू नहीं निकलवा रहा है, अपॉन में बी इंटू बी कैप, तो बी से बी कैंसिल हुआ भाई, तो कितना आ गया, ए कॉस थीटा ये आ गया, और बी कैप क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, आ गया ये आंसर। चेक करिए कौन सा है, ए कॉस थीटा, ठीक है। मॉडे मतलब ए ही है, मॉडे का मतलब ए ही है ना, तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, ये ऑप्शन सही है भाई, इज द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, बिल्कुल सही है। तो ये सही है। तो अब बोला जा रहा है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब सुनो ध्यान से, इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी तुम्हें चेक करना है।
ठीक है, तो क्या सिखाया था आपको कि अगर तुम्हें ये वेक्टर पता है, इसका कंपोनेंट ओ ए, ये बी है और ये मान लो सी है, तो ओसी वेक्टर पता चल गया आपको। ओसी वेक्टर में किसको माइनस कर दोगे, ओसी वेक्टर और ये अपना सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर आपको चाहिए। तो सी ए वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सी ए वेक्टर निकालने के लिए या सी ए वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, आप सी ए का मॉड जानते हो, वो है ए साइन थीटा। भाई इसका कंपोनेंट लोगे ए का, यही तो है ना, ये ए है, ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ए कॉस थीटा, यही होगा मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा, यही तो है। तो ए साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है, तो ए साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे यूनिट वेक्टर से जो बी के यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, जो बी के यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो आई कैप प्लस जे कैप के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखिए आई माइनस जे अगर करें, देखिए आई कैप प्लस जे कैप को अगर डॉट ले लें आई माइनस जे से, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है, माइनस आई प्लस जे कैप से अगर डॉट लोगे तब जाके ये जीरो आएगा। तो यहां पे ये जो सी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, माइनस आई प्लस जे अपॉन रूट टू, जबकि यहां पर है आई माइनस जे अपॉन रूट टू, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, मॉड ए कॉस थीटा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये तो हमने अभी चेक कर लिया। अच्छा, मॉड ए साइन थीटा आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जो आएगा, जो परपेंडिकुलर मॉड ए साइन थीटा आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू इज द कॉम्पोनेंट। अच्छा ये बताओ कि ये जो वेक्टर ए है इसका ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जो होगा सी ए का यूनिट वेक्टर, वो ओबी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ओबी का यूनिट वेक्टर ये है, इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मैंने आपको दिखाया है, ये होगा माइनस आई प्लस जे, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, है ना। तो आपको यहां पे अगर परपेंडिकुलर करना था तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आएगा। वो आप लिख सकते हो मॉड ए साइन थीटा, मतलब ए साइन थीटा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सी ए कैप से। और सी ए कैप कैसा वेक्टर होना चाहिए, वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो आप देखो बी वेक्टर ये है यूनिट वेक्टर, इसके साथ कोई डॉट लो, ये अगर उल्टा कर दो तो -1 और इधर +1, ये भी सही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आई कैप प्लस जे कैप को डॉट ले लो आई कैप माइनस जे कैप से, तो भी ये 0 आएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर या इसका यूनिट वेक्टर आना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए ए साइन थीटा आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू, ये भी सही है, और ए साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू, ये भी सही है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, सभी में हमारा क्या है। अच्छा एक ऑप्शन है आई कैप नहीं, लेकिन ये तो कॉस थीटा वाला है, साइन थीटा वाले में दोनों में प्लस ही है। अच्छा ये बी वाले में है आई कैप माइनस जे कैप, है ना, हाँ ये सही हो जाएगा फिर। ठीक है, ये सही हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट टू, ये भी सही हो जाएगा। तो इसके दो आंसर बन रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट भी होगा और सेकंड भी होगा, फर्स्ट भी होगा और सेकंड भी होगा। बच्चे थक गए, कुछ कह रहे हैं बस सर बस। ठीक है, क्वेश्चन से मत घबराओ, जाते जाते एक कर जाओ, ये तो कर दो। अच्छा बहुत इजी है, बस ये आखिरी है, नहीं दूंगा फिर, ये आखिरी है। हिम्मत मत हारो यार, ऐसे खिलाड़ी बनोगे मैदान छोड़ के भागोगे। हाँ अभी आपका लास्ट बॉल बचा हुआ है, इतने बॉल में इतना रन चाहिए, तुम भागे जा रहे हो बल्ला छोड़ के, बोल रहे हो ना हम ना कर पाएंगे। ऐसे चीता बनोगे, मैदान छोड़ के ना भागो यार। आंसर बताओ इसका, 14 का आंसर। अभी कितने ही क्वेश्चन किए हम लोगों ने, बस 14। बट अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, ठीक है, भूख लग रही है, अरे तो घर ही में तो होगे, कहाँ जंगल में होगे।
मतलब जंगल चीता बोल दिया तो तुम अपने आप को जंगल में ही फील करने लगे कि सर अब तो शिकार करने जाना है हमें, ठीक है, शिकार करने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, शेरनी लोग भी हैं, एक लिख रहे हैं शेरनी का आंसर बी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें शिकार करने जाना है सर, अब छोड़ो, रात में जानवर निकल रहे हैं, शिकार करने जाना है। पहले शिकार तुम्हारे लिए ये है, इन्हीं का शिकार करना है तुम्हें, ये है जानवर, इनका शिकार करो, जल्दी बताओ। टेबल पर नहीं खाते हो, सम्मान करते हो, बहुत बढ़िया। ए प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, ये तो कर दो। द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर दिस, ये वेक्टर कहां पर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। ए प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से एक प्लेन है जो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आपको बताना है कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर दिस, ये वेक्टर जो जेड एक्सिस पे है उसका आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इज। तो इस वेक्टर का क्या होगा कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और जेड डायरेक्शन को इन्होंने वर्टिकली अपवर्ड माना है, जेड डायरेक्शन को वर्टिकली अपवर्ड माना है। चलिए, सस्पेंस में छोड़ रहा हूं, कुछ बच्चे अच्छे ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, और ज्यादा नहीं है, आपको बस कंपोनेंट लेना भी सिखाया नहीं है, तो बस यही होमवर्क दूंगा, बाकी जो कोई होमवर्क नहीं है आज, ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा स्लाइड में, टेंशन मत लीजिए। तो अब आगे करेंगे, ठीक है, बस लास्ट लेक्चर होगा कल का, वेक्टर का कल लास्ट लेक्चर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स में इंटर करेंगे ट्यूसडे से, ठीक है। अब तो अभी तक आपने जितना भी, आपको छुट्टी भी मिलेगी 2 दिन की, निपटा दीजिएगा सारा वेक्टर तक, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।